नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। इस योजना को आप मकान मरम्मत योजना के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा सरकार गरीब परिवार यानी कि जिनके बीपीएल राशन कार्ड बन रखे हैं उनके लिए ये योजना लेकर आई है। इसमें मकान मरम्मत के 80,000 रुपये सभी परिवारों को दिए जाते हैं। ये केवल गरीब परिवारों के लिए ही है और जो कैंडिडेट हरियाणा से बिलोंग करते हैं केवल उन्हीं के लिए यह योजना है। इससे पहले भी इस योजना के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। समय समय पर योजना के रजिस्ट्रेशन होते रहते हैं। अभी हाल ही में इस योजना के रजिस्ट्रेशन चले हुए हैं। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बता रखी है इस योजना के रिगार्डिंग आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस प्रकार इसका आवेदन करना है और आवेदन करते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। सबसे पहले आपको गूगल पे सरल हरियाणा टाइप करना है। जैसे आप सरल हरियाणा टाइप करेंगे इसका ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगा। वहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है और सर्च बार में आपको एएमबी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्च करना है। इसमें फर्स्ट नंबर पे ही आपके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के लिए आ जाएगा। यहाँ से आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस योजना की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आई हैव फैमिली आईडी, यानी कि हरियाणा का जो भी कैंडिडेट है सभी की फैमिली आईडी होती है। बगैर फैमिली आईडी इस योजना के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। सबसे ऊपर दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप इस योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टिक करना है आई हैव फैमिली आईडी और जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है यहाँ आपको अपनी फैमिली आईडी डाल देनी है। यहाँ से जैसे ही हम फैमिली आईडी नंबर डालेंगे डालते ही नीचे मेंबर डिटेल शो कर देगा। मेंबर डिटेल में फैमिली आईडी में जितने भी मेंबर हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। तो हमें जिस मेंबर के नाम से अप्लाई करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो कैंडिडेट के फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है उस पर ओटीपी जाएगा और फिर नीचे इंटर ओटीपी का ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है। यहाँ आपके ओटीपी डाल के और यहाँ आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। यहाँ पे जैसे कैंडिडेट का ओटीपी डाल के हम वेरीफाई ओटीपी करते हैं तो कैंडिडेट की डिटेल हमारे सामने खुल के आ जाएंगे। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आएगा, उसके पश्चात उसके पिता का नाम या फिर पति का नाम आएगा, यहाँ पे उसके माता का नाम आएगा। जेंडर मेल हो गया। कैटेगरी, यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैंडिडेट की जो भी जाति है यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। जस्ट उसके नीचे बीपीएल कार्ड आपका ऑप्शन आया हुआ है, इसमें पहले से ही यस आया हुआ है, यानी कि यह कैंडिडेट बीपीएल फैमिली से संबंधित है, इसलिए इसका यस आया हुआ है और इसीलिए ये अप्लाई कर सकता है। फिर हमें सब कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इन सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी। तो कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट हो गया, ये कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट से है और इसकी सब कैटेगरी है धानक। यहाँ से हम धानक कास्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के पश्चात थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट पहले से ही है जो फैमिली आईडी में है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या इससे पहले योजना के लिए आवेदन किया है, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर योजना है ये पहले से चली आ रही है, तो क्या आपने इससे पहले इस योजना के लिए आवेदन किया है। यदि कैंडिडेट यहाँ पे यस कर देता है कि हाँ हमने आवेदन किया है तो फिर कैंडिडेट को यहाँ पे उसका विभाग, यदि हाँ तो विभाग का नाम उल्लेखित करें और उसके पश्चात यहाँ पे सहायता प्राप्त करने सब्सिडी का वर्ष, यानी कि इससे पहले भी यदि आपने मकान मरम्मत के रुपए लिए हैं तो किस विभाग से लिए हैं और आपको कितना सब्सिडी यहाँ पे मिला है, ये दोनों चीजें आपको मेंशन करनी है। केवल उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में पहले कैंडिडेट ने कोई फायदा लिया है। यदि नहीं लिया है तो हम सिंपल इसको नो कर देंगे। नो करने के पश्चात ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है अगर इससे पहले आवेदन नहीं किया गया तो घर के निर्माण के वर्ष का उल्लेख करें, यानी कि यदि आप आज से पहले आपने मरम्मत का जो भी फायदा है वो नहीं उठाया है तो जो आपका घर का निर्माण हुआ था, यानी कि आपका घर कब बना था, मान लीजिए सन 1992 में बना था या फिर 2002 में बना था, जिस भी ईयर में आपका जो घर था वो बना था यहाँ पे आपको डालना है। मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे 2002 में बना था तो यहाँ में हम 2002 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। इससे नीचे आगे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है आवेदक का व्यवसाय, यानी कि जो आवेदक है वह क्या करता है। तो आवेदक के व्यवसाय में हमारे पास 4 तरह के ऑप्शन आए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कृषि, दूसरा व्यापार, फिर मजदूर, फिर सेल्फ एम्प्लॉय और फिर अनएम्प्लॉय। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कैंडिडेट जिस तरह का रोजगार करता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। मेरे केस में मैं कैंडिडेट को मजदूर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ हम करंट एड्रेस डालेंगे। करंट एड्रेस का मतलब ये है कि अभी प्रेजेंट में कैंडिडेट किस एड्रेस पे रह रहा है। एड्रेस में हमें सबसे पहले कैंडिडेट का विलेज डालना है, फिर उसका पोस्ट ऑफिस डालना है, फिर उसका तहसील डालना है। ये तीनों चीज मेंशन होनी चाहिए आपके वर्तमान पता के अंदर। इसमें आपको कुछ भी अलग से और डालने की जरूरत नहीं है। नीचे कैंडिडेट की डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, ऐसे मान लीजिए मेरे कैंडिडेट महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है तो मैं महेंद्रगढ़ डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वापस से डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, ये आपका परमानेंट पूछ रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका वर्तमान का पूछ रहा है। यानी कि जिस कैंडिडेट का परमानेंट का मतलब ये कि आपका डॉक्यूमेंट जिस एड्रेस पे बना हुआ होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। वर्तमान का मतलब ये है कि आप किस एड्रेस पे रह रहे हैं, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट रोजगार की वजह से अपने परमानेंट एड्रेस पे ना रह के दूसरे एड्रेस पे रहते हैं, तो उनको राइट वाले कॉलम में सभी में करंट एड्रेस की डिटेल डालनी है और लेफ्ट वाले कॉलम में परमानेंट की डालनी है।
जिस कैंडिडेट के दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन एक ही जगह है, तो दोनों में सेम डाल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आगे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बाद पूछा गया हमसे पत्राचार का तहसील नगर पालिका, तो यहाँ पे कैंडिडेट का तहसील में मान लीजिए नारनौल कर देता हूँ। ठीक है, तहसील में नारनौल करने के पश्चात यहाँ पे रूरल या अर्बन, यानी कि शहर से आता है वो अर्बन करेंगे, गाँव से आते हैं वो रूरल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट का गाँव वगैरह पूछा गया है, यहाँ पे जो एड्रेस है यहाँ विलेज डालेंगे, यहाँ पिन कोड डालेंगे। और ये जो वार्षिक परिवार आय है ये आपकी फैमिली आईडी से उठाई गई है, यानी कि जो फैमिली आईडी में जो आपकी इनकम दी हुई है वही फैमिली आईडी की इनकम यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, इस कैंडिडेट की फैमिली आईडी में इनकम 50,000 रुपये है, तो यहाँ पे पहले से ही 50,000 आया हुआ है, जिसको मेरे को एडिट करने की आवश्यकता नहीं है। राइट साइड वाले कॉलम में हम अपने जो भी एड्रेस पिन कोड वगैरह पूछ रहे हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके पश्चात नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक की पासबुक डालनी है। बैंक की पासबुक में यहाँ पे आपको बैंक का नाम डालना है। मान लीजिए मेरा पंजाब नेशनल बैंक में है, तो यहाँ पे मैं पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक लिखूंगा। ठीक है, उसके पश्चात राइट कॉर्नर में पंजाब नेशनल बैंक के आईएफएससी कोड आए हुए हैं। ये आईएफएससी कोड जो है ये आपके बैंक से स्वतः उठ जाएंगे, यानी कि जो आपने फैमिली आईडी में डिटेल डाली हुई है वही यहाँ पे आईएफएससी कोड रहेंगे और वही आपके अकाउंट नंबर रहेंगे। यदि इस अकाउंट नंबर में आपकी कोई गलती है, मान लीजिए कोई आपका खाता नंबर गलत है, तो आप परिवार पहचान पत्र की साइट पर जाके अपने अकाउंट की डिटेल को अपडेट करें। यहाँ से आप ये चीज़ अपडेट नहीं कर सकते। उसके पश्चात खाता धारक का नाम, यानी कि यहाँ पे जिसका अकाउंट है उसका नाम पूछा गया है। और इस वाले ऑप्शन में बैंक ब्रांच, यानी कि आपकी जिस ब्रांच में है, मान लीजिए मेरा खाता अटेली ब्रांच में है तो मैं यहाँ पे अटेली डालूंगा। ये सब चीज़ें डालने के पश्चात नीचे आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ डालना है और सिंपल इसको सबमिट कर देना है। ये सभी डिटेल डालने के बाद यहाँ आप सबमिट करेंगे, फिर आपकी डिटेल मैच करवाएगा और आगे के ऑप्शन पूछे। यहाँ पे जैसे ही कैंडिडेट का हम सबमिट करते हैं, जो डिटेल हमने फिल करी है वो सब यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले कैंडिडेट मेंबर डिटेल आया हुआ है, यहाँ पे हमने ओटीपी डाला था। उसके बाद कैंडिडेट का फैमिली आईडी नंबर और इनका मेंबर आईडी भी आया हुआ है। फिर कैंडिडेट का नेम की स्पेलिंग, आवेदक का नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, मेल और फिर शेड्यूल कास्ट, फिर सब कैटेगरी, फिर बीपीएल। और इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, फिर पूछ रहा है हमने क्या आवेदन पहले लिया था, घर कब बनाया था, कैंडिडेट क्या काम करता है, फिर उसके एड्रेस की डिटेल पूछी जा रही है, फिर उसके इनकम पूछा जा रहा है। फिर उसके पश्चात यहाँ पे उसकी बैंक की डिटेल है और बैंक में इनका पीएनबी बैंक हो गया, यहाँ पे आईएफएससी कोड हो गया, फिर इनका अकाउंट नंबर, ब्रांच और कैंडिडेट का नाम, ये सब यहाँ पे बैंक की डिटेल रहेंगी। यहाँ से ये सब डिटेल्स आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। फिर नीचे ऑप्शन आता है अटैच एनेक्सर। अटैच एनेक्सर का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म में अपलोड करने हैं वो सब यहाँ से अटैच होंगे। जैसे आप अटैच एनेक्सर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में वो सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको अपलोड करनी है जो योजना के लिए ज़रूरी है। अटैच एनेक्सर पर क्लिक करने के पश्चात हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले प्रूफ ऑफ हरियाणा रेजिडेंस, ये अपलोड होगा। उसके पश्चात आधार लिंक्ड बैंक कॉपी, फिर प्लॉट रजिस्ट्री, फिर फोटोग्राफ ऑफ हाउस टू बी रिपेयर्ड, यानी कि हाउस का फोटोग्राफ जो आपका रिपेयर होना है वो। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें नीचे जो लास्ट ऑप्शन है वो है एस्टिमेटेड ऑफ द हाउस टू बी रिपेयर्ड, यानी कि एस्टिमेट का खर्चा। अब किस में आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका प्रूफ ऑफ हरियाणा रेजिडेंस आया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका जो भी डोमिसाइल आपने बनवा रखा है, यानी कि एचआर हो गया आपका हरियाणा रेजिडेंट, एससी कास्ट हो गया, शेड्यूल कास्ट, फिर आपका वोटर कार्ड हो गया और फिर उसके पश्चात आपका आधार कार्ड हो गया। ठीक है, फिर आपका एक बिजली का बिल जो मैंने बताया था बिजली का बिल हो गया और फिर आपका एक चूल्हा टैक्स का मैंने बताया था चूल्हा टैक्स वाला। ये जितने भी आपके जो आपका रेजिडेंस दिखाते हैं, यानी कि आपका जो रेजिडेंस प्रूफ है वो यहाँ का है। जितने भी आपके रेजिडेंस से संबंधित जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ ऑफ हरियाणा रेजिडेंस में अपलोड कर देना है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे ओनली हरियाणा रेजिडेंस मांग रखा है तो हम केवल एचआर ही अपलोड करें। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है कि बाद में वो और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं, इससे आपका फॉर्म डिले हो जाता है, आपके पैसे भी लेट आते हैं और बहुत सारी कंडीशन में वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें ये सारे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो उसके आपको प्रूफ ऑफ हरियाणा रेजिडेंस में अपलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट कॉपी, यानी कि जो आपकी बैंक की कॉपी है उसका प्रिंट यहाँ पे अपलोड करना है। हो सके तो आप उसको आधार कार्ड की वेबसाइट पे चेक करें कि आपकी कॉपी आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है और उस पेज को भी साथ में सम्मिलित कर दें। 2 पेज यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लॉट रजिस्ट्री कॉपी। इसमें देखिए जिस कैंडिडेट के पास रजिस्ट्री है प्लॉट की वो रजिस्ट्री लगा सकता है, जिनके पास लाल डोरा में प्लाट नहीं आता है उनके फर्द है उनके पास वो फर्द लगा सकता है। जिसका लाल डोरा के अंदर आता है ना ही उसके पास रजिस्ट्री है ना ही उसके पास फर्द है, वो कैंडिडेट सरपंच से लिखवा करके डिक्लेरेशन लगा देगा यहाँ पे कि हमारी जमीन लाल डोरा के अंदर आती है और वो डिक्लेरेशन उसकी मान्य होगी जिसपे सरपंच और लंबड़दार के साइन होते हैं। साथ में आप चूल्हा टैक्स और बिजली बिल की कॉपी लगा ही रहे हैं, वो चाहे तो आप प्रूफ ऑफ हरियाणा रेजिडेंस में लगा दें। यदि आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं
तो आप प्लॉट रजिस्ट्री कॉपी में भी लगा सकते हैं। यानी सीधा सा मतलब ये है, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने पिछले वाली वीडियो में बताए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 5 ऑप्शन में अपलोड होने चाहिए। चाहे कौन सा भी डॉक्यूमेंट आप किसी में भी एडजस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदा चेक करेगा उसके पास ये 5 ही ऑप्शन होते हैं चेक करने के लिए, तो सभी 5 ऑप्शन को चेक करेगा, इन सभी ऑप्शन में से मिला के आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात फोटोग्राफ ऑफ हाउस टू बी रिपेयर्ड, यानी कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उस कैंडिडेट को अपने घर के सामने फोटो खींच करके और यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ का मतलब ये है कि आपके बैकग्राउंड में दिखना चाहिए कि आपका मकान कैसा है। ये नहीं है कि फोटो में केवल आप ही दिख रहे हैं, फोटो में बैकग्राउंड में आपका मकान की अच्छी फोटो आनी चाहिए जिसमें आपका मकान दिखे कि वो रिपेयर के लायक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है एस्टिमेटेड ऑफ द हाउस टू बी रिपेयर्ड, इसमें आपका जो आपने खर्चा मिस्त्री से बनवा रखा है, दूसरा जो आपने एक डिक्लेरेशन बनवाई थी कोर्ट से कि हमने आज तक मरम्मत का जो भी खर्चा है वो नहीं लिया है, एक दो तरह की और डिक्लेरेशन बनती है। किसी तहसील में इसको आपको फॉर्मेट 1, 2 या 3 भी मिल जाएंगे, किसी में 1 भी मिलता है, किसी में 2 भी मिलते हैं। वो सब फॉर्मेट तहसील में जो है वो इस विभाग के अनुसार ही बनाए जाते हैं, क्योंकि बैक ईयर विभाग ने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे थे उसके ब्याह पे ही तहसील वाले पहले से डिक्लेरेशन बना के रखते हैं। तो इसमें कोशिश करना तहसील से आप डिक्लेरेशन लेवें, ताकि उनको मालूम होता है, या फिर CSC सेंटर वाले वो डिक्लेरेशन बना के रखते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारे डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। कुल मिला के आपके पास 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, कुल मिला के आपके पास टोटल 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है। आपको सारे डॉक्यूमेंट इन्हीं 5 PDF में सम्मिलित करने हैं। ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंट का साइज है 2 MB का रहेगा और आप PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। किसी किसी डॉक्यूमेंट में साइज कम भी है, लेकिन लगभग 2 MB सभी में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करके जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे आपके पास सेव एनेक्चर का ऑप्शन आया हुआ है। इसको जैसे आप सेव करेंगे, सेव करते ही नेक्स्ट पेज पे आप पहुंच जाएंगे। जैसे आप सेव करते हैं मेक पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही ये आपको CSC वैलेट पे लेके जाएगा। यहाँ से आपको वैलेट का ID और पासवर्ड लगाना है। जो कैंडिडेट सिटीजन अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं उनका ये ऑप्शन नहीं आएगा, उनका डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा और सबमिट होते ही आपके सामने फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। इस प्रिंट आउट आपको संभाल के रखना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपके फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है या फिर आपके फॉर्म का स्टेटस शो नहीं हो रहा है तो उसको आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्टेटस कैसे देख सकते हैं, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।